एडोल्फ हिटलर। तारीख का एक ऐसा भयानक किरदार जिसकी लगाई आग में 60 लाख लोग लुकमाए अजल बन गए। एक ऐसा शख्स जिसकी साजिश ने दुनिया के तमाम ममालिक में जंग छेड़ दी। इंसानों की तारीख की सबसे खूनखार जंग का जिम्मेदार एडोल्फ हिटलर कौन था? हिटलर की जिंदगी पर नजर डाली जाए तो वो एक मामूली डाकिया था जो पहली जंगे अजीम में बेल्जियम और फ्रांस के महाज पर डाकिया के फराइज सर अंजाम दे रहा था। इसी दौरान हिटलर एक बरतानवी फौज सिपाही हेनरी के निशाने पर आता है, लेकिन हेनरी हिटलर को गैर मुसल्लह देखकर छोड़ देता है। शायद हेनरी की इस गलती या रहमदिली ने पूरी दुनिया को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया था। यही डाकिया हिटलर दुनिया का सबसे जालिम डिक्टेटर बनकर उभरा। नाजरीन, 20 अप्रैल 1889 को हिटलर का जन्म जर्मनी के हमसाया मुल्क ऑस्ट्रिया में हुआ, लेकिन जब वो जर्मनी आया तो उसने खुद को एक मुहिब्बुल वतन और सच्चा जर्मनी होने का नारा लगाया। वो अल्वाइस हिटलर और उसकी तीसरी बीवी क्लारा पॉल्स के यहाँ पैदा होने वाले 6 बच्चों में से चौथा था। हिटलर के 3 बहन भाई बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। हिटलर की शख्सियत शुरू से ही बदमिजाज थी। वो अपने बाप को सख्त नापसंद करता था। उसका बाप भी उसकी हरकतों की वजह से उसकी पिटाई करता था, मगर हिटलर की हठधर्मी जूं की तूं ही रही। 8 साला हिटलर ने गाना सीखा, चर्च क्वायर में गाया और यहाँ तक के पादरी बनने पर गौर किया। वो मुसव्विर भी बनना चाहता था। उसे पेंटिंग बनाने का जुनून था। वो चॉकलेट को इस कदर पसंद करता था कि बैक वक्त 1 किलो चॉकलेट भी खा सकता था। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जर्मनी के इस मामूली से डाकिये ने किस तरह पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया। हिटलर की इस खौफनाक शख्सियत ने किस तरह जन्म लिया। नाजरीन, कहानी का आगाज करते हैं सन 1919 से। पहली जंगे अजीम खत्म हो चुकी है। तमाम ममालिक अमन के कयाम के लिए इकट्ठे हो चुके हैं और एक मशहूर अमन के मुआहदे पर दस्तखत किए जा चुके हैं। लेकिन इस मुआहदे को एक शिक ने जर्मनी के अंदर एक बार फिर नफरत की आग जगा दी है। इस मुआहदे की शेक 231 के मुताबिक पहली जंगे अजीम में होने वाले तमाम माली नुकसान का जिम्मेदार जर्मनी को ठहराया जाता है और फ्रांस और बरतानिया इस बात पर जोर देते हैं कि सारे नुकसान का हर्जाना जर्मनी से लिया जाए। नाजरीन, इस मशहूर ट्रीटी ऑफ वर्साय में जर्मनी के ऊपर $33 बिलियन का जुर्माना आयद कर दिया जाता है। ये रकम आज के दौर में $270 बिलियन बनती है। इस जुर्माने की रकम इतनी बड़ी थी कि जर्मनी ने इसकी आखिरी किस्त सन 2010 में अदा की। ये सारी जुर्माने की रकम आम आवाम पर टैक्स लगाकर इकट्ठी की जाती थी। जुर्माना आयद होने के बाद जर्मनी में भयानक किस्म का महंगाई का तूफान आया और लोगों ने खुदकुशियां करना शुरू कर दी। नाजरीन, जर्मनी मुल्क पर ऐसे मुश्किल हालात में एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की। एक पुरजोश नौजवान सियासी लीडर जो लोगों को अपनी जोशीली तकरीरों से इश्तियाल दिलाता है, लोगों के अंदर बगावत और नफरत का बीज बोता है। जर्मनी के लोग भूख, बेरोजगारी और डिप्रेशन में मुब्तला थे। ऐसे में गर्म लोहे पर चोट लगाई हिटलर के भाषण और तकरीरों ने। नाजरीन, हिटलर का कहना था कि जर्मनी की इस बेइज्जती और हालात के जिम्मेदार मुल्क में रहने वाले यहूदी और सोशलिस्ट लोग हैं। हिटलर की नाजी पार्टी ने मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसने म्यूनिख में एक नाकाम बगावत में हुकूमत इक्तदार पर कब्जा करने की कोशिश की और उसे 5 साल की सजा के साथ कैद कर दिया गया। जेल में उसने अपनी सवानेह उम्री और सियासी मंशूर मैन कैल्फ माई स्ट्रगल की पहली जिल्द लिखी। 1924 में अपनी इब्तदाई रिहाई के बाद हिटलर ने वर्साय के मुआहदे पर हमला करके और करिश्माती तकरीर और नाजी प्रोपेगेंडे के साथ जर्मन स्वामियत दुश्मनी और कम्युनिज्म मुखालिफत के फरोग की मकबूलियत हासिल की। वो अक्सर बैनुल अक़वामी सरमायादारी और कम्युनिज्म को यहूदी साजिश का हिस्सा करार देते थे। नवंबर 1932 तक नाजी पार्टी ने जर्मन रेस्टार्ग में सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की, लेकिन इसके पास अक्सरियत नहीं थी। नतीजे के तौर पर कोई भी पार्टी चांसलर के उम्मीदवार की हिमायत में अक्सरियती पार्लिमानी इत्तेहाद नहीं बना सकी। साबिक चांसलर फ्रांस वान पापेन और दीगर कदामत पसंद रहनुमाओं ने 30 जनवरी 1933 को सदर पाल वान
वॉन हिंडनबर्ग को हिटलर का चांसलर मुकर्रर करने पर आमादा किया। इसके फौरन बाद रेस्ट्रग ने 1933 का फाल करने वाला एक्ट मंजूर किया, जिसने जमहूरिया वेमार को नाजी जर्मनी में तब्दील करने का अमल शुरू किया। 2 अगस्त 1934 को हिंडनबर्ग का इंतकाल हुआ और हिटलर ने उनकी जगह रियासत और हुकूमत का चार्ज संभाल लिया। जर्मनी का डिक्टेटर बनते ही हिटलर का वाहिद मकसद जर्मनी को एक नाकाबिले शिकस्त रियासत बनाना था। उसके अलावा उसने लोगों के अंदर दूसरे मजहब और कौमियत से ताल्लुक रखने वाले के लिए नफरत और दुश्मनी भी पैदा की। हिटलर ने खामोशी के साथ दूसरे मुल्कों पर कब्जा करने के लिए जर्मनी की एयरफोर्स बनाना शुरू कर दी। 1919 में किए गए अमन मुआहदे में जर्मनी पर पाबंदी भी आयद की गई थी कि वो कोई भी फौज नहीं बना सकते। हिटलर ने इस मुआहदे की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी थी। सन 1938 यानी हिटलर के चार्ज संभालने के 4 साल बाद जर्मनी अपनी मिलिट्री को इतना मजबूत कर चुका होता है कि वो दूसरे ममालिक पर कब्जा करने के प्लान बनाना शुरू कर देता है। इस दौरान हिटलर की नजर पड़ती है अपनी जाए पैदाइश के मुल्क ऑस्ट्रिया पर। नाजरीन, एक मखसूस प्रोपेगेंडे के तहत हिटलर ऑस्ट्रिया पर चढ़ाई कर देता है और ऑस्ट्रिया के चांसलर खून खराबे से बचने के लिए हथियार डाल देते हैं। यूं हिटलर की इस पेशकदमी ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौकन्ना कर दिया। ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने के बाद हिटलर के निशाने पर आता है चेकोस्लोवाकिया। हिटलर प्रोपेगेंडा के जरिए मुतालिबा करता है कि चेकोस्लोवाकिया के वो इलाके जर्मनी को दिए जाएं जहां जर्मन जुबान बोली जाती है। सितंबर 1938 में हिटलर की जंग की धमकी के बाद चेकोस्लोवाकिया हिटलर को ये इलाके दे देता है और ये मुआहदा किया जाता है कि हिटलर किसी किस्म की जंग नहीं करेगा। लेकिन मुआहदे के सिर्फ 6 माह बाद हिटलर अचानक से चेकोस्लोवाकिया पर धावा बोल देता है और मुआहदा तोड़ते हुए पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लेता है। हिटलर अब रुकने वाला नहीं था। इसने अपने नजरियात के मुखालिफ सोवियत यूनियन के साथ मुआहदा किया और पोलैंड पर हमला करने का प्लान करते हुए 10 लाख जर्मन फौज पोलैंड की जानिब रवाना कर दी। ये सब देखकर बर्तानिया और फ्रांस आपे से बाहर आ गए और उन्होंने कहा, अब बस बहुत हो गया। अगर जर्मनी पोलैंड पर हमला करेगा तो हम जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर देंगे। फ्रांस और बर्तानिया के इस अल्टीमेटम की हिमायत करते हैं जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। ये चारों मुल्क भी कहते हैं कि अगर पोलैंड पर हमला हुआ तो हम भी हिटलर के खिलाफ लड़ेंगे। नाजरीन, लेकिन ये सिर्फ एक बयानबाजी थी, क्योंकि जब हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया तो कोई भी मुल्क उनको बचाने के लिए नहीं आया। हिटलर की तेज रफ्तारी के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। सन 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर कब्जा जमा लिया था। हिटलर की जंग की मंसूबाबंदी ऐसी थी कि वो एक हफ्ते में किसी भी मुल्क पर काबिज हो जाता था। वो अपने फौजियों को मुतहरिक रखने के लिए उनको नशावर दवा भी देता था, जिसे क्रिस्टल मिथ कहा जाता था, जिससे फौजियों को ना भूख लगती थी और ना ही प्यास, और वो मुसलसल लड़ते रहते थे। पोलैंड को फतह करने के बाद हिटलर आधा हिस्सा सोवियत यूनियन को दे देता है। ठीक 1 साल बाद हिटलर नॉर्वे और डेनमार्क पर भी कब्जा कर लेता है। इसके बाद हिटलर 1941 में एक मास्टर प्लान करता है फ्रांस पर हमला करने के लिए, और ये हमला छेड़ देता है दूसरी जंगे अजीम। हिटलर फ्रांस को भी फतह कर लेता है। अब हिटलर की सल्तनत इतनी वसी हो जाती है कि उसको हराना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इटली के जर्मनी के साथ इल्हाक के बाद सोवियत यूनियन भी हिटलर से हाथ मिला लेती है। ऐसे में हिटलर के सामने बस एक ही बड़ी ताकत थी और वो था बर्तानिया। उधर अमेरिका ने इस जंग में कूदने से इनकार कर दिया था। नाजरीन, आखिर किस तरह हिटलर जैसे मजबूत डिक्टेटर को हराया गया? हिटलर को हराने के लिए उसके जितनी ताकत तो बर्तानिया के पास नहीं थी, लेकिन चाहिए था एक मास्टर प्लान। हिटलर इस खुशफहमी में था कि बर्तानिया जर्मनी के ताकतवर फौज को देखकर घुटने टेक देगा, मगर फिर विंस्टन चर्चिल ने की एक धमाकेदार तकरीर, जो कि उस वक्त बर्तानिया के सरबराह थे। उन्होंने कहा, जंग जारी रहेगी, हम हिटलर से कोई मुआहदा नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे, मरेंगे या मार देंगे। हिटलर फैसला करता है बर्तानिया पर हमला करने का। जमीनी रास्ते से हिटलर बर्तानिया में दाखिल नहीं हो सकता था, चुनाचा उसने सोचा कि इसके पास मौजूद 2600 एयरक्राफ्ट के जरिए बर्तानिया पर धावा बोल दिया जाए। उस वक्त बर्तानिया के पास सिर्फ 700 एयरक्राफ्ट थे।
हिटलर जंग की शुरुआत करता है और बमबारी के जरिए लंदन शहर में हजारों लोगों की मौत हो जाती है। जवाब में बर्तानिया भी जर्मनी के शहर बर्लिन पर बम गिराना शुरू कर देता है, जिससे वहां भी आम शहरियों की बड़ी तादाद मौत के मुंह में चली जाती है। हिटलर 1120 लड़ाका तैयारे बमबारी के लिए भेजता है और इसके सामने बर्तानिया के सिर्फ 630 तैयारे होते हैं। ये तारीख की ऐसी खौफनाक लड़ाई थी जब आसमान तैयारों की गूंज से कांप चुका था। हिटलर को बर्तानिया की एयरक्राफ्ट बुरी तरह हरा देती है। बर्तानिया सिर्फ 29 तैयारे खोकर हिटलर के मजबूत आर्मी के 60 तैयारे मार गिराता है। हिटलर इस बार हार से इतना खौफजदा हो जाता है कि वो अपनी आर्मी को पीछे बुला लेता है और बर्तानिया से जंग करने का फैसला बदलकर अपनी ही इत्तेहादी सोवियत यूनियन पर हमला करने की तैयारी शुरू कर देता है। हिटलर अपनी ताकत से इस कदर पागल हो गया था कि वो चाह रहा था कि पूरी दुनिया का महाराजा बन जाए। वो सोवियत यूनियन की एक वसी सल्तनत को अपने काबू में करना चाहता था। इसके अलावा उसे कम्युनिस्ट लोगों से सख्त नफरत थी, जिसका इजहार वो काफी बार कर चुका था। हिटलर सोवियत यूनियन पर हमला करने का प्लान कर लेता है और ये इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हमाकत बन जाती है। नाजरीन, ये दूसरी जंगे अजीम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सोवियत यूनियन के पास 20,000 टैंक थे, जबकि जर्मनी के पास 6,000। लेकिन टेक्नोलॉजी और एयरो नेवी फौज की वजह से हिटलर ज्यादा मजबूत था। हिटलर को बड़ा धचका तब लगा जब सोवियत यूनियन ने बर्तानिया के साथ इत्तेहाद कर लिया। हिटलर की फौज उसी जोश के साथ सोवियत यूनियन का काफी इलाका फतह करती है, मगर उसी वक्त जापान बिना किसी वजह के अमेरिका पर हमला कर देता है, जिसके बाद खामोशी से बैठकर दूसरी जंगे अजीम देखने वाला अमेरिका इस जंग में कूद पड़ता है। उधर सोवियत यूनियन और हिटलर के दरमियान एक और खूनखार जंग होती है और सोवियत यूनियन कामयाबी के साथ अपना दिफा करती है। 1943 में एक लंबी लड़ाई के बाद सोवियत यूनियन जर्मनी के 3 लाख फौजियों को गिरफ्तार कर लेता है। 1943 में ही चर्चिल, स्टालिन और रोजवेल्ट तेहरान में मिलते हैं और ये फैसला करते हैं कि हिटलर को कैसे हराया जाए। नाजरीन, 6 जून 1944 को अमेरिका, सोवियत यूनियन और बर्तानिया मिलकर जर्मनी पर धावा बोल देते हैं। हिटलर के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही थी। वो चारों तरफ से निशाने पर था। सोवियत यूनियन ने भी उस पर हमला कर दिया था। जर्मनी अब अपने दिफा की तरफ था, लेकिन हर गुजरता दिन हिटलर की नाकामी की तरफ जा रहा था। जैसे जैसे जर्मनी में फौजें दाखिल हो रही थीं, हिटलर का एक भयानक चेहरा दुनिया को नजर आ रहा था। हिटलर ने नारवा सलूक करते हुए लाखों यहूदियों को जानवरों की तरह बांधकर मारा था, जिसे आज भी होलोकास्ट कहा जाता है। हिटलर का ऐसा इंसानियत सो जुल्म देखकर पूरी दुनिया में उसे नफरत की निगाह से देखा जाने लगा। मई 1945 को बर्लिन शहर को सोवियत यूनियन की तरफ से फतह कर लिया जाता है। जर्मनी मुकम्मल तौर पर हार चुका है, मगर हिटलर कहाँ है? इसका जवाब भी हिटलर की तरह भयानक नाक था, क्योंकि 30 अप्रैल यानी जर्मनी की हार से पहले हिटलर खुदकुशी कर लेता है। 25 अप्रैल 1945 के बाद हिटलर की जिंदगी का वाहिद मकसद अपनी मौत की तैयारी करना था। 25 अप्रैल को उन्होंने अपने बॉडीगार्ड हैंस लिंच को फोन किया और कहा, मैंने खुद को गोली मार ली है, तुम मेरी लाश को चांसलर के बाग में ले जाओ और उसे आग लगा दो। मेरी मौत के बाद कोई मुझे ना देखे और ना ही मुझे पहचान पाए। बॉडीगार्ड को उन्होंने मजीद ताकीद की कि इसके बाद तुम मेरे कमरे में वापस जाओ और मेरी वर्दी, मेरे कागजात, हर वो चीज जो मैंने इस्तेमाल की है उसे इकट्ठा करो और उस सब को आग लगा दो। सिर्फ अंटिन ग्राफ की फ्रेडरिक द ग्रेट की ऑयल पेंटिंग को हाथ मत लगाना। ये मेरा ड्राइवर मेरी मौत के बाद बर्लिन से बाहिफाजत बाहर ले जाएगा। अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम में हिटलर 50 फीट जेरे जमीन बनाए गए एक बंकर में रहता था। उस वक्त हिटलर के वजीर दिफा अल्बर्ट स्पेयर बंकर के पास उनसे मिलने और अलविदा कहने आए थे। बाद में स्पेयर ने अपनी यादों को मुजतमा करते हुए ये बताया कि आखिरी आयाम में हिटलर की शख्सियत में बहुत तब्दीली आ चुकी थी। उनके आखिरी दिनों में हिटलर की हालत कुछ ऐसी थी कि उसे सिर्फ बोसा दिया जा सकता था। उनका सारा जिस्म कपकपाता और उनके कंधे झुके हुए थे। उसके कपड़े गंदे थे और सबसे अहम बात, उनका रद्दअमल बहुत सर्द था। मैं उन्हें अलविदा कहने आया था। मुझे मालूम था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो मेरे दिल को छू जाए।
हिटलर के बारे में किताब द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर के मुसन्निफ रॉबर्ट पाइन ने उस वक्त हिटलर की हालत को बयान किया है। वो लिखते हैं कि हिटलर का पूरा चेहरा सूज गया था और उस पर बेशुमार झुर्रियां नमूदार हो चुकी थी। उनकी आंखों में जिंदगी की चमक मांद पड़ चुकी थी, गोया वो एक बूढ़े गिद्ध की मानिंद बैठे थे। उनकी शख्सियत के बारे में सबसे यादगार बात ये थी कि वो एक शराबी की तरह लड़खड़ा रहे थे। वो एक ही माह में 10 बरस बूढ़ा हो गया था। बंकर में कयाम के आखिरी दिन हिटलर ने ईवा ब्राउन से शादी करने का फैसला किया। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को खत्म करने का फैसला किया और इसने 200 लीटर पेट्रोल लाने का हुक्म दिया और अपनी अहलिया के साथ खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। हिटलर गोली चलाता है और उसकी वसीयत के मुताबिक उसकी लाश को जला दिया जाता है। कुछ दिन बाद जब सोवियत फौजियों ने हिटलर और उसकी अहलिया की कब्र कुशाई की तो सब कुछ खाक हो चुका था। सिर्फ कुछ दांत मिले थे और एक शख्स जो सन 1938 के बाद से हिटलर के दांतों के डॉक्टर के साथ काम कर रहा था, उसने तस्दीक की कि ये दांत हिटलर के हैं। यूं तारीख का जालिम और मजबूत तरीन डिक्टेटर खुद के वजूद को मिटाकर इस दुनिया से कूच कर गया।